हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 के कितने अणु संश्लेषित होते हैं। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रकृति में कोशिकीय श्वसन की जो यहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है, जिसमें एक जो चरण यहाँ पर होता है उसे हम यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अगर ग्लाइकोलाइसिस की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य में ये क्रिया संपन्न होती है और इसके अंतर्गत जो है ऊर्जा के रूप में हमें ATP प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है NADPH2 के कुछ अणु प्राप्त होते हैं व इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर उत्पाद स्वरूप जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण प्राप्त होता है। अगर पायरुविक अम्ल की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो होता है ग्लूकोज से रूपांतरित होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है उसका यहाँ पर रूपांतरण जो है पायरुविक अम्ल में हो जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर सामान्य रूप से बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो ऊर्जा यहाँ पर निर्मित होती है इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का जो रूपांतरण यहाँ पर संपन्न होता है वह यहाँ पर जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में संपन्न होता है। अब अगर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर जो निर्मित हुआ है यह आगे चल करके फ्रक्टोज में रूपांतरित हो जाता है, तो यहाँ पर जो है नया उत्पाद निर्मित होता है जिसे हम यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो आगे चल करके यहाँ पर जो है पुनः रूपांतरित हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट का निर्माण होता है और ये जो आगे चल करके पुनः रूपांतरित होता है। और इस क्रिया के दौरान हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो उत्पाद बनते हैं। एक तो यहाँ पर जो है PGAL का निर्माण होता है जिसे हम फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कहते हैं और दूसरा जो उत्पाद यहाँ पर बनता है वो इसकी यहाँ पर जो है समयावता अवस्था में निर्मित होता है और इस उत्पाद का निर्माण DHAP हम यहाँ पर कहते हैं, इससे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर हम यहाँ पर बात करें PGAL की तो ये आगे पुनः रूपांतरित होता है और रूपांतरित होकर के यहाँ पर जो है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का निर्माण करता है। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो हमारा यहाँ पर निर्मित हुआ है इसकी अगर हम बात करें ये आगे चल करके यहाँ पर जो है पुनः रूपांतरण संपन्न करता है और रूपांतरण करके यहाँ पर जो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण करता है, तो इसे हम 3PGA के नाम से जानते हैं। और जो 3PGA यहाँ पर निर्मित हुआ है वो आगे चल करके 2PGA में रूपांतरित हो जाता है। और जो 2PGA निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो यह यहाँ पर जो है फोस्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण संपन्न करता है। फोस्फोइनोल पायरुविक अम्ल की हम यहाँ पर बात करें, ये जो होता है पायरुविक अम्ल का पूर्ववर्ती उत्पाद यहाँ पर होता है। अब फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल जो यहाँ पर निर्मित हुआ है इसकी अगर बात करें तो यह पुनः यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न करता है और हमें यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से जो है पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। अगर इस अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो विभिन्न पदों के अंतर्गत जो है ATP ऊर्जा के रूप में बनती है और कुछ पदों में यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो अलग प्रकार से होती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रथम पद के अंतर्गत तो इस पद के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि रूपांतरण संपन्न होता है और यहाँ पर ATP जो होती है वो ADP में यहाँ पर जो है परिवर्तित होती है, यानी कि ऊर्जा का यहाँ पर जो है उपभोग होता है। इसके अतिरिक्त अगर तृतीय पद की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पद में भी यहाँ पर सामान्य रूप से जो है ATP का जो रूपांतरण होता है वो ADP के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो है ऊर्जा की हानि होती है। इसके पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि NADPH2 जो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर जो है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का रूपांतरण जब 3PG में होता है तब हमें यहाँ पर जो है NADPH2 प्राप्त होता है। अगर NADPH2 की मात्रा की हम बात करें तो सामान्य रूप से NADPH2 के जो है 2 अणु हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ATP की हम यहाँ पर बात करें तो अगले पद में पुनः हमें यहाँ पर जो है 2 ATP की मात्रा प्राप्त होती है और जो अंतिम पद होता है उसमें भी पुनः हमें यहाँ पर जो है 2 ATP की मात्रा प्राप्त होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 के कितने अणु यहाँ पर संश्लेषित होते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 के 2 अणु यहाँ पर संश्लेषित होते हैं और ये जो 2 अणु यहाँ पर संश्लेषित होते हैं उनमें ATP की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर 6 ATP की मात्रा होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।